Hello everyone, my name is Bikram Kumar. I am from NIT Raipur. I welcome to you all on the beautiful channel of IIT JEE Light. तो स्टूडेंट्स, आज 23 जनवरी है और आज JEE 2025 का डे 2 था और शिफ्ट 2 का भी पेपर हो चुका है और उसी पेपर का आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये पेपर आपका मॉडरेट आया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि हर पेपर को तो मॉडरेट ही बोला जाता है, कोई पेपर टफ ही नहीं आ रहा है। देखिए भाई, जितना भी पेपर सेट किया जाता है सारा मॉडरेट होता है। कुछ क्वेश्चन उसमें होते हैं जो डुएबल होते हैं, जैसे कितना क्वेश्चन 25 होता है। 25 में से आपको 15 क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको 8 होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन डुएबल है, उसको आपको करना होगा। तो आज के जो भी पेपर दिए होंगे, मैं उनको बोलता हूँ कि 13 to 14 क्वेश्चन उनको करके आना होगा। तो जो भी स्टूडेंट 13 से 14 क्वेश्चन करके आए होंगे उनका 96-97 परसेंटाइल डेफिनेटली मैथ्स के अंदर बनेगा। तो ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही धुआंधार क्वेश्चन है भाई, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपका एक बड़ा सा स्क्वायर है 4x4 का, ठीक है। अब इस स्क्वायर को डिवाइड किया गया। डिवाइड किस तरीके से किया गया कि रो और कॉलम इक्वल है और हर रो में आपका 4 स्क्वायर बन रहा है, कॉलम में भी और रो में भी। अब बताना है कि देन द प्रोबेबिलिटी, और इफ 2 स्क्वायर्स आर चूजन रेंडमली देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्वायर डजंट शेयर कॉमन साइड। अब आपको बताना है कि कितना प्रोबेबिलिटी होगा जिससे कि दो स्क्वायर का साइड आपस में कॉमन ना हो, ठीक है। तो ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसके अंदर कितना है। जो आपको स्मॉलर स्क्वायर दिख रहे हैं कितना है, 16 नंबर ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। अब 16 नंबर ऑफ स्क्वायर है। अब अपने को दो को सेलेक्ट करना है, दो ही स्क्वायर सेलेक्ट करना है। तो 16 में से दो सेलेक्ट करने का कितना वो आपका सिलेक्शन होगा, कितना नंबर ऑफ बेज हो सकता है। तो 16C2 हो सकता है। 16 स्क्वायर में से दो को सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ बेज कितना होगा, 16C2 हो जाएगा, ठीक है। 16 टोटल नंबर ऑफ बेज फॉर सेलेक्टिंग 2 स्क्वायर हो गया। अब ये बताइए कि कितना ऐसा स्क्वायर है जिसका साइड आपस में कॉमन है, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बार हॉरिजेंटली मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एडी, इसको यहाँ पे देखिए एक स्लाइड ऐड कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए आपका इस तरीके से स्क्वायर है, इस तरीके से यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है आपका। अब ये बताइए कि अपन हॉरिजेंटली जब जाएंगे तो बताइए कि कितना यहाँ पे स्क्वायर होगा जिसका दो साइड कॉमन होगा। तो इसमें देखिए, इसको देखिए गौर से, तो इसमें दो स्क्वायर है जिसका ये वाला साइड कॉमन है, तो दो स्क्वायर हो गए। दो, एक पेयर यहाँ पे बन गया और एक पेयर आप ये वाला देखिए, एक पेयर यहाँ से ये वाला साइड कॉमन हो जाएगा, फिर एक पेयर आप ये वाला देखिए। तो टोटल एक हॉरिजेंटल साइड में कितना पेयर आया, 3 पेयर आया। इसी तरीके से 4 है, यहाँ भी 3 मिलेगा, यहाँ भी आपका 3 मिलेगा और यहाँ भी 3 मिलेगा। तो हॉरिजेंटली जब मूव करेंगे तो कितना नंबर ऑफ पेयर होगा जिसका एक साइड कॉमन है, तो 12 ऐसे पेयर हैं, ठीक है। अब जो है अपन क्या करेंगे, ये साइड वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए ये दोनों स्क्वायर को, इसका ये वाला साइड कॉमन है। अब ये और ये वाले स्क्वायर को देखिए, इसके लिए ये दोनों साइड, ये साइड कॉमन है। फिर ये और ये देखिए तो इसका ये साइड कॉमन है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी ऐसा 3 पेयर बन रहा है। फिर इसमें भी आपका 3 बनेगा, फिर इसमें भी आपका 3 बनेगा और फिर इसमें भी आपका 3 बनेगा। तो 12 आपका हॉरिजेंटली बना और 12 आपका वर्टिकली बना जिसका साइड कॉमन है। तो टोटल पेयर कितना है, 24। तो उसके लिए उसके बाद अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर हैविंग कॉमन साइड, तो आपका 12 हो गया हॉरिजेंटली, 12 हो गया वर्टिकली, तो टोटल 24 हो गया। अब अपने को तो प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर नॉट शेयर कॉमन साइड। तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बेज तो आपका 16C2 था, इसमें सब्ट्रैक्ट कितना कर देंगे, पॉसिबल बेज कितना हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन कितना हो जाएगा, 16C2 माइनस 24। अब टोटल नंबर ऑफ बेज कितना होगा, 16C2। तो इसको नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसको जब आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तब आपका आंसर निकल के आएगा 4/5।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 4/5। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, ये आपका पीएनसी का, ये भी धुआंधार सवाल है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन इसलिए कहा जा सकता है कि ये गैप मेथड का क्वेश्चन है। गैप मेथड का क्वेश्चन जिसको आता होगा वो आसानी से कर लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी का है। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि 5 बॉयज है 4 गर्ल्स है। अब द सम ऑफ नंबर ऑफ वेज टू सीट देम सच दैट ऑल बॉयज सीट टुगेदर एंड नंबर ऑफ बॉयज वेज सच दैट नो बॉयज सीट टुगेदर। देखिए पहले केस में आपको क्या करना है कि सारे लड़कों को एक साथ बैठाना है, और दूसरे केस में क्या है कि सारे लड़कों को अलग अलग बैठाना है। ठीक है, ऐसा केस है। तो अपन मान लिए कि B1, B2, B3, B4, B5 ये आपका बॉयज है, G1, G2, G3, G4 ये आपकी गर्ल्स हैं। ठीक है, ये बताइए कि पहला केस क्या था कि पांचों लड़का को एक साथ बैठाना है, तो इसको अपन एक बाइंड कर दिए, इसको एक साथ इसको कर दिए, कर देंगे तो एक यूनिट बन गया। उसके बाद ये G1, G2, G3, G4 तो एक यूनिट ये, फिर 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसको अपन एक पर्सन मान लिए पांचों मिलाकर, और इधर 4 और 1 5, तो 4 1 5 को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं। कोई आपके पास 5 चीज़ है, उसको कितने तरीका अरेंज करने का हो सकता है 5 फैक्टोरियल, तो अपन 5 फैक्टोरियल कर दिए। और यहाँ पे 5 लड़का साथ बैठा था, ये आपस में भी तो इंटरचेंज कर सकता है पोजीशन को, तो इसको इसका पोजीशन का इंटरचेंज का कितना नंबर ऑफ बेज हो सकता है, ये भी 5 फैक्टोरियल में चेंज कर सकता है। तो पहला जो टोटल नंबर ऑफ बेज हो जाएगा वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरे केस में आपका क्या था कि नो बॉयज सिट टुगेदर, कि कोई भी लड़का एक साथ नहीं बैठना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, लड़कियों को बैठा देंगे कि जैसे आपको बैठना बैठ जाओ। तो G1, G2, G3, G4 को बैठा दिए। अब गैप कितना हो गया, एक गैप यहाँ पे हो गया, दूसरा गैप यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पाँचवा, 5 गैप हो गया। इस पाँचों गैप में लड़का बैठ जाएगा। लड़का बैठेगा कैसे कि लड़का बैठाने का कितना तरीका, 5 गैप है तो 5 गैप भरने का कितना तरीका है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये बताइए, ये तो लड़का को बैठने का तरीका हो गया। अब G1, G2, G3, G4 भी तो आपस में अपना पोजीशन इंटरचेंज कर सकती है, उसका पेज कितना होगा 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से दूसरे केस का कितना हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और पहला जब सारे लड़के एक साथ बैठते तो वो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और दोनों का सम निकालना था। तो दोनों का जब सम कीजिएगा आप, तो आपका आंसर आता है 120 इंटू 144। तो ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आपका आंसर होगा वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर का है, फंक्शन का क्वेश्चन है। देखने में तो एकदम खतरनाक सवाल लग रहा है, लेकिन बहुत ही चिंदी सवाल है। इसमें एक्चुअली क्या है कि जिस स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद होगा वो आसानी से कर लेंगे। वो फॉर्मूला कौन सा है, देखिए वो फॉर्मूला है आपका, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, यहाँ से बताते हैं आपको कि एक फॉर्मूला होता है 1/4 cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा जब रहता है तो ये क्या हो जाता है, नहीं ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका ये ऐसा जब रहता है, नहीं 1/4 नहीं रहता है, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, तो ये बनता है 1/4 cos 3 थीटा बनता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था इसमें। ठीक है, तो जिसको ये फॉर्मूला पता होगा इससे उससे ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे देखिए क्या है कि fx इक्वल टू 6 प्लस 16 इंटू कॉस पाई/3, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 माइनस एक्स है ये वाला, ये 60 प्लस एक्स है और ये कॉस एक्स है। ठीक है, इंटू साइन 3x इंटू कॉस 6x। तो इतना को क्या लिख सकते हैं, इतना भी बताए थे फॉर्मूला में, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 cos 3x, इसको लिख दिए। ठीक है, उसके बाद आगे क्या था साइन 3x लिख दिए। उसके बाद क्या cos 6x लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाइएगा कि साइन 2a बराबर क्या होता है 2 sin a cos b, या फिर 2 sin a cos b होता है, उसी का यहाँ पे यूज कीजिएगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना चीज़ को, इसको ये जो चीज़ है इतना, इसको अपन जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो वो साइन 6x बन जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिए, यहाँ पे भी कर दिए और नीचे भी कर देंगे तो नीचे 8 बन जाएगा ये वाला। तो 2 cos 3x साइन 3x यहाँ पे बन गया। अब ये वाला टोटल क्या हो गया, साइन 6x बन गया। ठीक है, साइन 6x बन गया। फिर यहाँ भी cos 6x बन गया। यहाँ पे अब ओवरऑल क्या बन गया, 2 साइन 6x इंटू cos 6x। तो ओवरऑल इसको क्या लिख देंगे, साइन 12x। तो 6 प्लस साइन 12x बन गया। अब साइन 12x बन गया तो ये बताइए साइन 12x का रेंज कितना हो जाएगा। साइन 12x का रेंज यहाँ पे बता देते हैं आपको, साइन 12x है तो इसका रेंज कितना होता है, साइन 12x। तो इसका रेंज तो वही ना होगा भाई जो साइन x का रेंज होगा। तो इसका रेंज हो जाएगा -1 से लेके 1 तक। तो इसमें क्या करेंगे, इसका रेंज निकालने के लिए एक बार साइन 12x को -1 पुट कर देंगे और एक बार साइन 12x को 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से इसका रेंज आ जाएगा 5,7। ठीक है, क्योंकि इसका साइन 12x का रेंज -1 से 1 है। तो ये आपका क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया 5 और बीटा आ गया 7। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये क्या आया, एक पॉइंट आया आपका, ये वाला पॉइंट आया अल्फ़ा बीटा जो कि 5,7 पॉइंट है। अब एक लाइन गिवन है ये वाला 3x + 4y + 12 = 0। इस डिस्टेंस निकालना था इस पॉइंट का इस लाइन से। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, उसका यूज कर लीजिएगा तो आपका आंसर 11 आ जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला होता है x - x1 अपॉन a = y - y1 अपॉन b = -(ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। इसका यूज कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर देखिए 11 है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ये वाला डेफिनिट इंटीग्रेशन का। डेफिनिट इंटीग्रेशन में देखिए भाई, जब भी कुछ नहीं समझ आए तो किंग्स प्रॉपर्टी लगाइए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपका किंग्स प्रॉपर्टी से आता है और ये भी क्वेश्चन किंग्स प्रॉपर्टी से ही है। और जब भी देखे साइन x cos x और ऊपर आपका लिमिट में π/2 देखे तो डेफिनेटली आपको किंग्स प्रॉपर्टी लगा दीजिए, आंख बंद करके लगाइए किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी बहुत सारे को नहीं पता होगा, लेकिन भाई देख लीजिएगा किंग्स प्रॉपर्टी क्या होता है। एक बार बता देते हैं, यहाँ पे एक स्लाइड यहाँ से ऐड कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि a से b f(x) है, कोई i आपका इंटीग्रेशन है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं कि a से b लिमिट दे सकते हैं और f(a + b - x dx) ये भी होता है। तो यही आपका किंग्स प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या था कि ये क्वेश्चन 0 से π/2 था, sin 3/2x dx sin 3/2x + cos 3/2x, देन द वैल्यू ऑफ, इसका निकालना था, इसका वैल्यू। तो सबसे पहला चैलेंजिंग काम क्या है कि आई को निकालना। आई निकलेगा तभी दूसरे का लिमिट आप निकाल पाइएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले ही स्टेप में किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे। किंग्स प्रॉपर्टी लगाइएगा। किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या होगा, ये दोनों आपका मिलके 1 बन जाएगा, ये टर्म और ये टर्म मिलके आपका 1 बन जाएगा। तो 2i = आपका आ जाता है यहाँ से π/2। देखिए भाई किंग्स प्रॉपर्टी लगाइएगा यहाँ से। बहुत आसान क्वेश्चन ये वाला है, लेंदी है सॉल्यूशन लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि आपका एक ही प्रॉपर्टी किंग्स प्रॉपर्टी बस लग रहा है। 2i = π/2 यहाँ से आ गया। अब यहाँ से 2i पता चल गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे देखिए क्या करेंगे, i डैश मान लिए, जो आपको निकालना था उसको i डैश मान लिए। तो 0 से π/2 और निकालना आपको x sin x cos x अपॉन साइन पे 4x + cos 4x था। तो एक बार फिर यहाँ से आप क्या कीजिएगा, किंग्स लगाइएगा, किंग्स प्रॉपर्टी लगाइएगा। किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब i डैश प्लस i डैश दोनों का सम निकालेंगे तब आपका ये वाला निकल कर आता है। ठीक है, ये वाला आएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि यहाँ नीचे में आपको एक मैनिपुलेशन करना है इसको, कि ये वाला जो चीज़ जो है इसको आप लिख सकते हैं 1 + cos² 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, cos 2x को t एज्यूम कर लीजिएगा, cos 2x को t एज्यूम कीजिएगा, फिर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसका आंसर बता देते हैं, π² / 16 होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
स्टैटिस्टिक्स का है। यही सब क्वेश्चन तो आपके पेपर को बैलेंस करता है भाई, और इसीलिए इसी सब क्वेश्चन को देखते हुए आपके पेपर को मॉडरेट बोला जाता है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन नहीं रहेगा तो फिर कौन सा क्वेश्चन आप कीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन करके अच्छा परसेंटाइल आपका आएगा, तो इसमें भी अगर गलती कीजिएगा तो फिर क्या ही हो सकता है यार। तो ये क्वेश्चन है कि आपका टर्म गिवन है 8, 21, 34, और इसमें क्या है आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी यूज कर लिया गया है। किस तरीके से किया कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालिएगा वेरिएंस निकालने के लिए। वेरिएंस निकालने के लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा, और मीन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ से पता चल गया कि ये जो सीरीज चल रहा है इसमें पहला टर्म आपका 8 है, और इसका कॉमन डिफरेंस 13 है, और इसका लास्ट टर्म 320 है। ठीक है, तो यहाँ से आप ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसको 320 से इक्वेट कर दिए, तो एन का वैल्यू आपका आ गया 25 के ऊपर। ठीक है, यहाँ से 25। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला। वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है कि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, एक्स बार आपका मीन है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला इसका ये भी होता है कि समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, इस तरीके से दोनों फॉर्मूला होता है। तो कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेन चैलेंजिंग काम था कि एन निकाल लिए, उसके बाद यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इसका एक्स डैश निकालिएगा। एक्स डैश निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इस तरीके से कर देंगे। ऊपर में क्या लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये फॉर्मूला से आपका सम आ जाएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 25, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आपका चला है मीन 164। उसके बाद जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है उसका यूज कर लीजिएगा। तो इसका आंसर देखिए भाई बता देते हैं 8788 आता है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बताना क्या है कि फॉर्मूला याद कर लीजिए बस, और वहाँ पे कैलकुलेशन बस अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका इलिप्स का है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको देखिए एम आपका पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1/2, 1 है, और मिड पॉइंट ऑफ द कोड है। ये जो पॉइंट है वो कोड का मिड पॉइंट है, और ये किसका कोड है, इलिप्स का कोड है। x²/2 प्लस y²/4 इक्वल टू 1 एक आपका इलिप्स है, और देन द लेंथ ऑफ द कोड का लेंथ बताना है। ठीक है, तो ये बताइए, सबसे पहले तो चैलेंजिंग काम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या था कि इक्वेशन लिखना। इक्वेशन लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी कोड का मिड पॉइंट गिवन होता है तो किस तरीके से उसका इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए, जितना भी आपका पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, सारे में सेम चीज़ आपको होता है कि मिड पॉइंट अगर किसी भी कोड का गिवन है तो t इक्वल टू S1 से आपका कोड का इक्वेशन आता है। t क्या होता है, टी में तो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है कि x² जहाँ रहेगा उसको x(x1) से रिप्लेस कीजिएगा, जहाँ y² रहेगा उसको y(y1) से रिप्लेस कीजिएगा, और x के लिए क्या बताया जाता है, x प्लस x1/2 से रिप्लेस कीजिएगा। इस तरीके से बताया जाता है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे इक्वेशन लिखना है t इक्वल टू S1 का यूज करके, कि आपका मिड पॉइंट गिवन है तो x1 आपका 1/2 हो जाएगा, y1 आपका 1 हो जाएगा, और इसका यूज करके आप इक्वेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, अब S1 ये चीज़ आपको निकालना आना चाहिए, t इक्वल टू S1। तो इसके बाद आपका इक्वेशन आ जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया। इक्वेशन आने के बाद क्या होगा, इसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं। ये इक्वेशन आपका ये वाला आ गया, कोड का इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, इलिप्स के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसके बाद आपका ये भी पॉइंट पता चल जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट, उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके इसका लेंथ पता चल जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए कि t इक्वल टू S1 से इक्वेशन लिखते हैं, और पता होना चाहिए कि t किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और S1 किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपका पेपर ही अधूरा माना जाएगा। ये 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर बिल्कुल अधूरा माना जाएगा। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन फिक्स है, कुछ आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये चीज़ आएगा। एवरीथिंग इज टेम्पोररी बट द क्वेश्चन ऑफ द 3D ज्योमेट्री ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परमानेंट इन जेई मेन। जेई मेन में ये फिक्स है भाई, ये नहीं आएगा तो अधूरा है पेपर। तो ये चीज़ है कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये आपको क्वेश्चन में सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, A1 वेक्टर लिखेंगे। A1 वेक्टर आपका क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। तो अपन A1 वेक्टर लिख दिए। फिर A2 वेक्टर लिख लीजिएगा, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। इस तरीके से लिख लीजिएगा। B1 वेक्टर भी नीचे से आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। B2 वेक्टर भी फिर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आपका आंसर आता है √9 के इक्वल, ठीक है। लेकिन यहाँ ये इसका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर पूछा गया था। तब जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी नहीं दिया जाएगा तो पेपर बैलेंस नहीं होगा। तो देखिए लास्ट जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो सारा पेपर में आपको करके आना था, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन था जिससे पेपर वो बैलेंस था, और इसी सब से आपका परसेंटाइल भी आ सकता था। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक आपका लीनियर इक्वेशन गिवन है, कल भी आया था, आज भी आया, आगे भी ये क्वेश्चन ऐसा आता रहेगा। कल के शिफ्ट में इनफाइनाइट वाला था, आज वाले में क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन में क्या है, बस एक डिफरेंस है, इसमें भी तो डेल्टा जीरो होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि डेल्टा एक्स एटलीस्ट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से एक आपका नॉन जीरो होना चाहिए, तीनों में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए बस। और इनफाइनाइट में क्या होता है, ये सब भी जीरो हो जाता है तीनों का तीनों, लेकिन इसमें नो सॉल्यूशन में एटलीस्ट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों में से एक कोई नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन आपको उस सब से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेमडा का वैल्यू पूछा गया। तो लेमडा का वैल्यू पूछा गया तो डेल्टा इक्वल टू जीरो कर दीजिए, लेमडा का वैल्यू पता चल जाएगा। डेल्टा यहाँ पे क्या है, 1 1 1 1 2 5 और 1 5 लेमडा इक्वल टू जीरो कर देते हैं, और फिर यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखें। अगला क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही चिंदी सवाल है, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से आइलेट रूल को लगाना होता है, ट्रिक क्या है। तो ये क्वेश्चन था कि इंटीग्रल ऑफ x³ sin x dx इक्वल टू gx प्लस सी, यहाँ पे ठीक है, gx प्लस सी। अब g ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो गिवन है, देन फाइंड g ऑफ पाई बाई टू इंटू जी डैश प्लस जी डैश पाई बाई टू। तो यहाँ पे चैलेंजिंग क्या है, gx निकाल g पाई बाई टू जी ऑफ पाई बाई टू निकालना या फिर जी डैश ऑफ पाई बाई टू, बताइए। जी डैश ऑफ पाई बाई टू तो आसानी से मिल जाएगा भाई, जी डैश एक्स कैसे निकालेंगे, ये इंटीग्रल है, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, x³। देखिए जी डैश एक्स आपका कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स आपका हो जाएगा x³ इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ये आपका जी डैश मिल गया। और जी डैश ऑफ पाई बाई टू के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे x के जगह पाई बाई टू रख देंगे, मीन्स पाई³ अपॉन 27 आ गया। तो ये तो आपका निकल के आ गया जी डैश पाई बाई टू। लेकिन जी पाई बाई टू कैसे निकालेंगे, इसके लिए आइलेट रूल लगाएंगे। आइलेट रूल क्या कहता है, I फॉर इन्वर्स, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, E फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो अलजेब्रिक को पहले 1 देंगे और ट्रिग्नोमेट्री को 2 देंगे, और इसका मेथड देखिए क्या होता है। अलजेब्रा 1 आया और 2 आया, जो एक नंबर पे आएगा उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, और जो 2 नंबर पे आया उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इस तरीक़े से आप कॉलम बनाइएगा, देखिए आपको बताते हैं। इस तरीक़ा से कॉलम बना लिए, इधर 1 वाला जो रहेगा उसका डिफ्रेंसिएशन करना है, और जो 2 नंबर पे रहेगा उसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1 नंबर पे क्या है, अलजेब्रा है, और वो क्या है, x³ है, और ये क्या है, दूसरे नंबर पे आपका ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है जो कि है साइन x। अब क्या कीजिएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करते जाइए, ये क्या हो जाएगा 3x², आगे डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा 6x हो जाएगा, आगे डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा 6 हो जाएगा, आगे कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते जाइए, जो 2 नंबर पे रहेगा उसका इंटीग्रेशन करना है, इस तरीके से।
तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा कि cos x होगा, देख लीजिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा, माइनस cos और फिर cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स हो गया। मतलब इस साइड वाले का आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन करते जाइए। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या कीजिए, ये डायगोनल, उसके बाद क्या कीजिए, प्लस, पहले पे प्लस डालिए, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, जैसे बेबी कर्व मेथड में कैसे करते हैं उसी तरीक़ा से करते चले जाए। उसके बाद आप डायगोनली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे कर दीजिए। उसी तरीक़ा से देखिए एक्स क्यूब साइन एक्स आ गया, 3x स्क्वायर साइन एक्स आ गया, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर साइन एक्स, प्लस 6x cos x आ गया, माइनस 6 साइन एक्स आ गया। तो ये आपका gx निकल कर चला आया। ठीक है, gx निकल गया। अब g ऑफ π/2 निकालने के लिए क्या करेंगे, x को π/2 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से g ऑफ π/2 भी आपका चला आएगा। तो इस तरीक़ा से जब gx निकल गया, g ऑफ π/2 निकल जाएगा। उसके बाद जब दोनों को ऐड कीजिएगा तब आपका आंसर 55 आता है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 55। तो ठीक है, ये अब डिस्कशन ख़त्म करते हैं, और जो अपकमिंग सेशन है वो स्टूडेंट वीडियो को देख कर जाएँ कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं कीजिएगा मीन्स आपका प्रिपरेशन कहीं ना कहीं वीक है भाई। और फॉर्मूला को अच्छे से देख कर जाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।